बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के इस्तेमालात एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेडिकल इमेजिंग को डिस्कस करेंगे कि आखिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से कैसे इमेजेस बनाई जाती हैं। फिर हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे यूजेस हैं। और फिर लास्ट में हम आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल द एक्सेल एजुकेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की मदद से मेडिकल इमेजिंग कैसे की जाती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डॉक्टर्स स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लेते हैं और उसे पेशेंट मरीज की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब कौन सा आइसोटॉप लेना है ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस हिस्से की इमेज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, जो आयोडीन 131 है वो थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस के लिए या इमेजिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह ही टेक्नीशियम का एक आइसोटॉप है 99, वो लंग्स और ब्रेन की इमेजिंग के लिए यूज होता है। तो कौन सा आइसोटॉप यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपने बॉडी के किस पार्ट की इमेज बनानी है। अब डॉक्टर्स ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्शन की मदद से या किसी भी और तरीके से। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो टारगेट एरिया तक जाएगा, ठीक है, जहां पर जाके उसने इमेज बनानी है। और वहां पर जाकर वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का तो काम ही यही होता है कि वो रेडिएशन खारिज करता रहता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्पेशल कैमरा जिसे हम गैमा कैमरा या पीईटी कैमरा भी कहते हैं, डॉक्टर्स जो हैं उसको मरीज के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। वो जो कैमरा है वो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और उन रेडिएशन की मदद से इमेज बनाता है। डॉक्टर जो हैं उस इमेज का मुआयना करते हैं और ये पता चलाते हैं कि आखिर वो जो ऑर्गन की इमेज है वो नॉर्मल बनी है या नहीं। अगर तो इमेज नॉर्मल बनी है जैसा कि पहले बनती थी तो इसका मतलब है कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अगर इमेज नॉर्मल नहीं बनी तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। सो डॉक्टर्स यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज। डॉक्टर जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को मर्ज का पता चलाने के लिए यूज करते हैं। डायग्नोस या डायग्नोसिस का मतलब होता है मर्ज का पता चलाना, तशखीस करना। बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड, कि वो जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके अंदर थोड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव फ्लूइड या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, या वैसे ही जो मरीज है वो इसे स्वेलो कर लेता है। डॉक्टर्स यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ दिस फ्लूइड मूव्स। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक खास किस्म का कैमरा यूज करते हैं जिसे गैमा कैमरा या पीईटी कैमरा भी कहते हैं। तो उसकी मदद से जो है वो इसकी मूवमेंट को देखते हैं, रेडियो एक्टिव फ्लूइड की या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की, और इसकी मदद से इमेज बनाते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी के अंदर पुरानी चीजों की एज या उम्र मालूम करने के अंदर जो है इसका बहुत ही अहम रोल है। अब हमें पता है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी हो चुका है कि कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसमें से जो कार्बन 14 है, इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन। ये रेडिएशन खारिज करता रहता है। हमें ये भी पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब का एक मेजर पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है या वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। कार्बन जो है उसमें सिर्फ कार्बन 12 के कंपाउंड्स नहीं होंगे, कुछ मिकदार में कार्बन 13 भी होगी और कुछ मिकदार में कार्बन 14 भी होगी। अब ये जो प्लांट्स हैं या ये जो एनिमल्स हैं, जब ये मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। इसमें से जो कार्बन 14 है वो आपको पता है कि रेडियो एक्टिव है
वो रेडिएशंस खारिज करना शुरू कर देता है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक डेड प्लांट या डेड एनिमल का कोई भी सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल की बोन ले ली, हड्डी ले ली, उसमें देखेंगे कि कार्बन 14 का कितना प्रोपोर्शन या कितनी मिकदार जो है वो बाकी रह गई है। अगर तो ज्यादा मिकदार में कार्बन 14 मौजूद है तो इसका मतलब इस एनिमल की या इस प्लांट की एज कम है, मतलब ये अभी अभी डाई हुआ है। लेकिन अगर कम मिकदार में कार्बन 14 मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कोई पुराना एनिमल है, इसकी एज बहुत ही पुरानी है। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14। इस मेथड में क्या करते हैं साइंटिस्ट कि कार्बन 14 का जो प्रोपोर्शन है, कार्बन 14 की जो मिकदार है उसको मेजर करते हैं। किसके अंदर, इन अ सैंपल फ्रॉम अ डेड प्लांट और एनिमल। एक डेड प्लांट, एक जो मरा हुआ प्लांट है या एक जो एनिमल है उसका एक सैंपल लेते हैं, उसकी बोन ले सकते हैं या कोई भी और सैंपल, उसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार मेजर की जाती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाई। इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि कब प्लांट और या एनिमल जो है वो डाई हुआ था। द ओल्डर द सैंपल इज द लेस कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड। जितना पुराना सैंपल होगा उतनी ही उसमें कार्बन 14 की कम मिकदार होगी। उसकी रीजन क्या है, कार्बन 14 विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके हो रही है। तो अगर चीज ज्यादा पुरानी है तो कार्बन 14 सारी डिके हो चुकी होगी, बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होगी। लेकिन अगर चीज इतनी पुरानी नहीं है तो उसमें कार्बन 14 की मिकदार जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर। तो मेटल्स, धातें जो है हमारे पास, उनकी स्ट्रेंथ का पता चलाया जा सकता है। इसके अलावा कंक्रीट मिक्सचर जो है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी भी स्ट्रेंथ का पता चलाया जा सकता है कि बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या जो ईंटें वगैरह बनाने के लिए किस किस्म का मटेरियल यूज हुआ है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स वो कैसे चेक की जाती है, फर्ज करें ये मेरे पास एक आयरन का या लोहे का पाइप है, तो हम क्या करते हैं कि इसके एक जानिब यहां से रेडिएशंस, ठीक है, उसको एंटर करवाते हैं, ठीक है, या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को एंटर करवाते हैं। यहां पे हमारे पास जो है सामने डिटेक्टर लगा होता है इस तरह से। अब अगर तो ये पाइप बिल्कुल ठीक होगा तो सारी की सारी रेडिएशन जो है इस पाइप के अंदर से ऐसे गुजरेंगी और ये डिटेक्टर जो है ये सारी रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेगा। अब ये पाइप यहां से टूटा हुआ है तो कुछ रेडिएशन जो है वो यहां से ऊपर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, डिटेक्टर तक कम रेडिएशन पहुंचेंगी। या समटाइम ऐसा भी किया जाता है कि यहाँ पे ऊपर डिटेक्टर लगा लिया जाता है और नीचे, तो उससे भी पता चल जाता है कि यहां से रेडिएशन जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलाया जाता है रेडिएशंस कहां से निकल रही हैं। और या ये वाला मेथड यूज किया जाता है कि रेडिएशन जो है वो एंड तक पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि ये जो मेटल्स हैं ये दरमियान से टूटी तो नहीं हुई। इसी मेथड को इंडस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है। अब आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मशीनरी होती है। अब इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को खोल कर तो उसमें से फॉल्ट का पता नहीं ना चलाया जा सकता। या इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कोई पाइपलाइन है, ठीक है, जमीन के अंदर बिछी हुई, तो अब उसमें से फॉल्ट का पता चलाने के लिए पूरी न पूरी जो है वो पाइपलाइन तो नहीं ना हम जमीन से उखेड़ सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए यही मेथड यूज किया जाता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है और जहां से फ्रैक्चर वगैरह होगा, कोई कोई मेटल का पीस जो है वो टूटा होगा, वहां से ऐसे रेडिएशन बाहर निकलेंगी। ऊपर डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर उन रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है
और हमें पता चल जाता है कि इन मेटल्स के अंदर फॉल्ट वगैरह है। कंक्रीट मिक्सचर के अंदर भी यही प्रोसेस जो है वो किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास यूज है, इट इज यूज टू जनरेट न्यूक्लियर पावर। इलेक्ट्रिसिटी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से जो है वो पैदा की जाती है। नेक्स्ट जो इसका यूज है, इट इज यूज टू फाइंड ऑयल फील्ड्स। तेल के कुएं जो है इसकी मदद से वो ढूंढे जा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि जहां पर भी आपके पास कुआं या ऑयल का वेल खोदा जाता है वहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डिटेक्टर या जिसे हम पीईटी कैमरा या गैमा कैमरा भी कहते हैं, उसकी मदद से रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है। अगर तो उस कुएं में से, ठीक है, जहां पे वेल खोदा गया है, कुआं खोदा गया है, ज्यादा सारी रेडिएशन बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑयल मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ऑयल वाली जगह होती है वहां से कम रेडिएशन बाहर आती हैं। तो इस तरह से हम ये भी पता चला सकते हैं कि ये जो ऑयल वेल है या ऑयल का कुआं है, इसमें से तेल जो है वो निकलेगा या नहीं। नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस। यहां पर एक जो वर्ड है डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब होता है किसी भी मर्ज का पता चलाना, इसे हम तशखीस भी कहते हैं। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को, मेडिकल डिजीजेस को, बीमारियों को इसकी मदद से जो है तशखीस भी की जाती है और इलाज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेक्चर के शुरू में भी एग्जाम्पल दी, आयोडीन 131, उसको हम जो है हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इसी तरह टेक्नीशियम को हम लंग्स और ब्रेन वगैरह की डायग्नोसिस के लिए या मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। आखिर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और यूज है, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होती है। फर्ज करें ये एटम का न्यूक्लियस है और ये साइडों पे शेल बने हैं जिसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस शेल में से निकल जाता है, एटम में से निकल जाता है, जिसके नतीजे में एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब भी कोई चार्ज आ जाता है तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कह देते हैं आयन, और आयन बनाने का ये अमल, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो हम एटम्स की आयोनाइजेशन कर सकते हैं, एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से ला सकते हैं। हम इसमें यही प्रोसेस करते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो रेडिएशन खारिज करते हैं, जो एनर्जी खारिज करते हैं, वो एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड की जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इन शेल्स में से, ठीक है, एटम के जो शेल होते हैं उनमें से निकल जाते हैं और एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियम 226 ये अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता है और आपके पास आयोनाइजेशन की वजह बनता है। तो रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स causes atoms to ionize। एमिट होना, रिलीज होना, तो जो रेडिएशन एक रेडियो एक्टिव सोर्स से, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से निकल रही है, causes atoms to ionize, उसकी वजह से भी एटम जो है वो आयोनाइज हो सकते हैं। The radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from orbit of an atom। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो रेडिएशन आप दे रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, शुड हैव इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी हो कि वो ये जो ऑर्बिट है, ये जो शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते
तो आयोनाइजेशन का अमल नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मौजूद रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट बिकॉज रेडिएशन कोलाइड्स विद द एटम। इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो रेडिएशंस हैं ये एटम के साथ जाके टकराती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एटम है तो रेडिएशन जो है वो इस तरह से एटम के साथ जाके टकराएंगी एंड फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम। और जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर मौजूद या इस शेल में मौजूद उस इलेक्ट्रॉन को एटम से अवे ले जाती है, ठीक है, दूर ले जाती हैं, ऐसे धक्का लगाती हैं, पुश करती हैं। उसके नतीजे में आपके पास आयन बन जाता है और आयनाइजेशन का अमल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सोडियम है, ये इस स्टेज में न्यूट्रल है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये देखें ये सोडियम कैटाइन बन गया और साथ में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गया। तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से आयोनाइजेशन का अमल भी करवा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।